इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारे पास, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। रिलेशन हमने चेक कर लिए दोनों के बीच में। हमने पॉइंट चार्ज की वजह से और रिंग की वजह से भी पोटेंशियल चेक कर लिया। ओके, अब हमको निकालना है स्फीयर की वजह से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। अब लेकिन स्फीयर देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। उसमें से तीन हम देंगे। देखो देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले नंबर वन, स्फेरिकल शेल हो, स्फेरिकल शेल कैसे हो सकती है? कंडक्टर। दूसरा हो सकता है स्फेरिकल शेल इंसुलेटर हो। थर्ड केस, सॉलिड स्फीयर कंडक्टर। और फोर्थ, सॉलिड स्फीयर इंसुलेटर। ठीक है। इसमें से ये जो तीन है, इनका बिहेवियर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सेम होता है। मतलब इन सभी के केस में जो चार्ज होंगे वो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो सरफेस पर होंगे, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्योंकि शेल की बात करेंगे तो उसके अंदर तो कोई मटेरियल है नहीं, सारा आउटर पर है, तो जो भी चार्ज दोगे वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और अगर सॉलिड स्फीयर की बात करोगे तो उसमें भी अगर चार्ज अंदर नहीं होता, सारा सरफेस पर जाता है। इसका बिहेवियर अलग होता है। इसमें तुम चाहो तो उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर सकते हो अंदर भी। तो इसलिए हम इन तीन केसेस को एक साथ कंसीडर करेंगे और इस केस को हम लास्ट में कंसीडर करेंगे। ठीक है। इनमें भी इन दोनों केस में जो दो केस होते हैं, मतलब एक तो आर ग्रेटर देन आर और आर इक्वल टू आर, तो इन दो केसेस में भी इन दोनों स्फीयर का जो बिहेवियर, जो एक्सप्रेशन आएगा वो सेम आएगा। एक आखिरी जो केस होगा व्हेन आर इज लेस देन आर, वो इन दोनों के केस में डिफरेंट होगा। ओके, तो ये शुरू के तीन को मैं एक साथ कंसीडर कर रहा हूँ। तो हम क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं? स्फेरिकल शेल, वो चाहे कंडक्टिंग हो या इंसुलेटर हो, और प्लस सॉलिड स्फीयर कंडक्टर। ठीक है। तो अभी देखो, ये हमारे पास स्फेरिकल शेल मान लो, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड स्फीयर मान लो। इस केस में क्या होगा? जो भी चार्ज होगा वो इसकी सरफेस पर रिसाइड करेगा। ठीक है। हमने क्या किया? यूनिफॉर्मली चार्ज लिया है ना। कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह सेम है। देखो कंडक्टिंग होगी वो तो अपने आप ही हो जाता है, लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग होगी तो भी हमने उसको यूनिफॉर्मली चार्ज दिया। टोटल क्यू चार्ज इसकी सरफेस पे डाला, इसकी रेडियस आर है। हम तीन अलग अलग लोकेशंस पर पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वन, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब रेडियस से, यानी शेल के बाहर किसी पॉइंट पर। नंबर टू, व्हेन आर इक्वल टू आर, मतलब इस शेल की सरफेस पर। नंबर थ्री, शेल के अंदर किसी पॉइंट पर। ओके। तो नंबर वन केस में ले रहा हूं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है। तो ये हमारे पास वो स्फेरिकल
शेल ले लो या सॉलिड स्फीयर ले लो कंडक्टिंग, टोटल चार्ज Q, ठीक है। इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, हमको पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है, इन्फिनिटी से कोई यूनिट चार्ज को लाएंगे विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट पॉइंट P। ऐसा करने में जो भी वर्क डन लगेगा इट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल इफ पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो। तो देखो यहाँ पर एक जो शेल होती है, स्फेयर होता है, वो इस तरह से बिहेवियर करता है। मान लो उसका सारा चार्ज उसके सेंटर पर हो, ठीक है। तो ये केस और जो हमने पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाला उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, सेम हो जाएंगे। हम 2 पॉइंट, हम क्या करते हैं, पूरे रास्ते को माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट dx में हम तोड़ लेते हैं। ऐसा ही एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम B टू A। अभी हम मान लेते हैं हमारा चार्ज प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमें अप्लाइड फोर्स भी इधर लगाना होगा, लेकिन सिस्टम फोर्स उल्टा लगाएगा रिपल्शन का, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो भी अप्लाइड फोर्स है वो सिस्टम के फोर्स का इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी हमको वर्क डन करना होगा इट इज़ इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और इट इज़ इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री अभी हमारे दिए हुए केस में। लेकिन अगर हम f की जगह एफ एस डाल देंगे तो इतना हो जाएगा। अब सिस्टम वहाँ पर फोर्स कितना लगाता है, k कैपिटल Q इंटू 1/x², ठीक है। और dx डिस्प्लेसमेंट लिया हमने, तो इसको मैं, ठीक है। अब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसको दोबारा देख रहे हैं एक बार। -KQ x⁻⁻² dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, तो -KQ इंटीग्रेशन -1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो हम देखेंगे ये वही आ जाएगा एक्सप्रेशन, VR माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू टोटल वर्क डन इक्वल टू KQ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा KQ/R। अब अगर हम ये माने कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल इक्वल टू KQ/R। तो तुम्हें ये समझना है कि स्फेयर, ये जो चार्ज स्फेयर है इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाता है, KQ/R, ठीक है। केस नंबर 2, व्हेन r इक्वल टू R, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमें वो जो यूनिट चार्ज है उसे इस स्फेयर की सरफेस तक लाना है, ठीक है। यानी P पॉइंट इसके सरफेस पर ये हम इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ दिस स्फेयर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमें एक्चुअली में जो लास्ट में लिमिट थी ना उसी को तो चेंज करना होगा बस। तो मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, -KQ -1/x इन्फिनिटी टू कैपिटल R। तो हमारे पास ये आ जाएगा KQ/R, ठीक है। वो पूरा नहीं कर रहे तो हमको पता है यहाँ पर इतना पोटेंशियल हो जाएगा। अब लास्ट केस, केस 3, व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R, हमें क्या करना है, हमें इस स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा उसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाएंगे इसके स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट तक, और हमारा ये जो स्फीयर है इट इज़ यूनिफॉर्मली
charged and having value of charge is q। अभी एक बात ध्यान से समझें, हमको पता है कि अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी होती है इट इज 0, तो तुम्हें अंदर वर्क डन करना ही नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो इन्फिनिटी से क्यू तक एंड क्यू से पी तक। तो वर्क डन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फ्रॉम क्यू टू पी एंड फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्यू एंड फ्रॉम क्यू टू पी। ठीक है, अभी आप ध्यान से समझिए, अभी इन्फिनिटी से क्यू तक का वर्क डन हमने ऑलरेडी निकाला है, विच इज इक्वल टू वी आर माइनस वी इन्फिनिटी। ये वर्क डन हम अभी निकाल के लाए हैं के क्यू बाय आर। ठीक है, हमें ये वर्क डन कैलकुलेट करना है। अभी आप देखो, अंदर किसी पॉइंट पर इस 1 कूलम चार्ज पे फोर्स लगेगा ही नहीं। जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो वर्क डन नहीं होगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। तो अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर होगा। इन सारी बातों को अगर हम मिलाएं तो ये x वर्सेस पोटेंशियल, देखें सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाय आर है। फिर बाहर निकलने पर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ना, यहाँ पर v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तुम बोल सकते हो ये वाला जो है इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के बात है। तो हमने देख लिया, समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, इफ r इज ग्रेटर देन r, है ना, स्फीयर के लिए ये हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बोल लो, कंडक्टिंग या इंसुलेटर, और सॉलिड स्फीयर बोल लो, इसके अलग अलग पॉइंट पर r ग्रेटर देन r, r इक्वल टू r, r लेस देन r। केस 1 तो पोटेंशियल का वैल्यू था के क्यू बाय आर। नंबर 2, when r equal to r then potential is k q by r। Number 3, when r is less than r then again potential is k q upon r। तो एक बार चेक करें, कहीं पर कोई डाउट है तो बताएं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट केस है स्फीयर का, अगर इंसुलेटिंग हो, है ना। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू insulating uniformly charged solid sphere। ओके, हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस इसकी आर है। हमें इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। व्हेन आर इक्वल टू आर यानी इसकी सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और इसके अंदर किसी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है,
पोटेंशियल निकालने के लिए हम यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो केस फर्स्ट ये बिल्कुल उन जैसा ही आएगा, क्योंकि ये स्फीयर भी कैसा बिहेव कर रहा है, मान लो इसका सारा चार्ज इसके सेंटर पर है। तो हम इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को अगर ला रहे हैं पी पॉइंट तक, तो हम वही दो डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। एक माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे dx फ्रॉम बी टू ए, और ये सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर बी एक्स। ओके, तो ये जो हमको वर्क डन करना होगा, अभी हमारे पास सपोज ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो सिस्टम इसको रिपेल करेगा 1 कूलम चार्ज को, लेकिन हमें इतना इक्वल फोर्स लगाना होगा towards the displacement. So angle between displacement and force is 0 degree. So this work done is equal to change in potential equal to F dot dx equal to F dx equal to minus F dx. So dV equal to dW equal to minus K Q अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं सारे माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन को। तो इसमें माइनस के क्यू वही बाहर आ जाएगा, एक्स रेस टू पावर माइनस 2 डी एक्स, वही सेम रिजल्ट है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। तो हमारे पास आ जाएगा वी आर माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू टोटल वर्क डन इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो इन्फिनिटी पे अगर पोटेंशियल को 0 सपोज करते हैं, देन पोटेंशियल एट आर इक्वल टू के क्यू बाय आर। ये रिजल्ट वही सेम है जो हमको पहले मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई चेंज वाली बात नहीं है। केस 2 में अगर हम देखते हैं व्हेन आर इक्वल टू आर, तो सिंपली हमें खाली लिमिट को ही तो चेंज करना है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन वही आ जाएगा के क्यू बाय आर। तो मैं इसको भी पूरा ड्राइव करके नहीं बता रहा हूँ, रिजल्ट लिख रहा हूँ। थर्ड केस अलग है, केस 3 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो के क्यू बाय आर ही लिख लेते हैं, लेकिन वो ध्यान रखना वो सिर्फ कंडक्टर के लिए है ना। तो व्हेन आर इज लेस देन आर, इसको अच्छी तरह समझ लेना, इसका रिजल्ट याद रख लेना। हमने पी पॉइंट को स्फीयर के अंदर ले लिया फॉर आर इज लेस देन आर। जो वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन्फिनिटी से इसको यहाँ तक लाने के लिए, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, क्यू तो हम एक्चुअली में चार्ज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको एम ले लेते हैं। तो इन्फिनिटी टू एम एंड एम टू पी। ओके, तो यहाँ पर जो हम वर्क डन है दो पार्ट में हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट एम प्लस फ्रॉम एम टू पी। इसमें से ये वाला पार्ट तो हमें पता है के क्यू बाय आर, अभी हमने सॉल्व किया। हमें दूसरा वाला पार्ट को फाइंड आउट करना है, मीन्स वर्क डन इक्वल टू के क्यू बाय आर प्लस ये वाला वर्क डन फ्रॉम एम टू पी, ये हमको फाइंड आउट करना है, एंड इट इज इक्वल टू आर पर पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल। ठीक है, तो ये वाला हम कैलकुलेट करके लाते हैं। यहाँ भी हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो पॉइंट सपोज कर लेते हैं ए एंड बी। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम छोटा पड़ जाएगा, तो हम इसको, चलो ठीक है, यहाँ बना तो देता हूँ, लेकिन इसको प्रॉपरली हम आगे बना लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है और सेंटर से 8 तक की डिस्टेंस हम एक्स सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब सुने, तो अभी जो स्मॉल क्यू चार्ज पर फोर्स लगाएगा वो एक्स रेडियस का स्फीयर ही लगा पाएगा। ठीक है, यहाँ तक का, क्योंकि शेल थ्योरम के हिसाब से ये बाहर वाला का जो नेट फोर्स है वो 0 आ जाता है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, जब हमको ये कैलकुलेट करना होगा फ्रॉम एम टू पी विच इज़ इक्वल टू, चलो उसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू वो सारे छोटे छोटे वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, आर से हमको आर तक करने पड़ेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ये वर्क डन हम कैसे करेंगे, एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल जीरो है तो ये इतना हो जाएगा और माइनस एफ एस डी एक्स। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है एफ एस की, ठीक है। ध्यान से समझो, देखो मैंने वहाँ क्या किया हुआ है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है एम से पी तक लाने में। हमने इस पूरे रास्ते को छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट में रिजॉल्व कर लिया है। ऐसे ए बी है तो ए सेंटर से ए तक का डिस्टेंस हमने एक्स सपोज किया हुआ है। अभी हम बोल रहे हैं कि ये जो सिस्टम फोर्स लगाएगा ना, इट इज़ ड्यू टू दिस शेडेड रीजन ओनली, है ना, मीन्स ड्यू टू स्फेयर ऑफ रेडियस एक्स, क्योंकि ये बाहर वाले का जो नेट फोर्स होगा वो जीरो बन जाएगा। ओके, तो अभी हम एक्चुअली में हम देखते हैं कि जो स्फेयर है, हमको पता है कि जो स्फेयर की वजह से बाहर कहीं पे भी फील्ड इंटेंसिटी होती है, इट इज़ के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन अंदर तो चार्ज पूरा नहीं है, ये तो क्यू डैश है, क्योंकि पूरा चार्ज तो क्यू पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। ओके, और फिर हम फोर्स निकाल सकते हैं क्यू इंटू ई से। तो हमको फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, ठीक है। तो फील्ड इंटेंसिटी, या फिर एक और तरीका हमारे पास, यहाँ की हम फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। हमको फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन पता है, अंदर के किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होती है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। जैसे अभी यहाँ पे केस में एक्स है, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी, तो सिस्टम यहाँ पर फोर्स कितना लगाएगा, 1 कूलम चार्ज पर इतना, तो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ठीक। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम एम टू पी, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब डी एक्स। ओके, तो ये टोटल वर्क डन फ्रॉम एम टू पी कैलकुलेट करना है। तो ऐसे सारे माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन को कैलकुलेट कर लें, ऐड कर लें, तो के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक वेरी कराओ। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, 2 को बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, अब वो टोटल हमको पता है ना, वी आर माइनस वी इंफिनिटी विच इज़ इक्वल टू टोटल वर्क डन। उसमें एक तो इन्फिनिटी से एम तक था और दूसरा फ्रॉम एम टू पी था, ठीक है। ये हमारे पास था के क्यू बाय आर प्लस, अभी हमारे पास ये वर्क डन आया नेगेटिव के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हम के क्यू बाय 2 आर क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचता है, देखो कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना, तो डिवाइड करोगे तो 2 हमारे पास नहीं था और आर स्क्वायर नहीं था, है ना। तुमको मैं चाहूँ तो यहाँ पर बता सकता हूँ, जैसे तुमने क्या किया, के क्यू बाय आर को डिवाइड किया बाय के क्यू बाय 2 आर क्यूब, है ना। के क्यू कैंसिल, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये रेसिप्रोकल होकर 2 आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हमने ऐसे यूज़ कर लिया इसको, माइनस इसमें से ये पूरा टर्म जा चुका है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली के क्यू बाय 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। So this is VR minus
V infinity which is equal to work done। तो ये तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट आया। इफ potential at infinity is 0, then we can say that potential at any point inside the uniformly charged non-conducting sphere will be given by kq by 2r cube 3r square minus r square। इस रिजल्ट को अच्छी तरह याद रखना, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। फिर मैं इसका ग्राफ बनवा देता हूँ तुमको। देखो हमारे पास क्या केस है, हमारे पास है एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। 1 मिनट, हमें इसके सेंटर से बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इसकी सरफेस पर और अंदर किसी पॉइंट पर। तो फर्स्ट केस 1, when r is greater than r, तो पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू बाय आर। केस 2, when r equal to r, then potential is, oh sorry, यहाँ पर स्मॉल r, के क्यू बाय आर। केस 3, when r is less than r, then potential is kq upon 2r cube 3r square minus r square। ठीक है, एक केस 4 और हम करेंगे फाइंड आउट। एट द सेंटर, एट द सेंटर वहाँ पर क्या होगा, स्मॉल r इक्वल टू 0 होगा। तो r अगर 0 रखते हो तो r क्यूब से r स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो r नीचे बचेगा, तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 3kq बाय 2r। और फिफ्थ में मैं ग्राफ बना करके आपको बता रहा हूँ बिटवीन x एंड v। देखो ये ना कर्व का ग्राफ है, तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक कॉन्केव शेप में रहता है। जैसे तुम सरफेस पर आते हो यहाँ पर कॉन्केविटी बदलती है और ये कॉन्केव हो जाता है कर्व। ठीक है, इस तरह से ऐसे दूसरी साइड भी बन जाएगा। r इक्वल टू माइनस आर। तो ये जो है ना कर्व जहाँ पे कॉन्केविटी बदलता है ना, कॉन्वेक्स से कॉन्केव हुआ, दिस लोकेशन इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट वेयर कर्व चेंजेस इट्स कॉन्केविटी। ओके, तो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना सेंटर पर होती है 3/2 के क्यू बाय आर, और इसके सरफेस पर वैल्यू हो जाती है के क्यू बाय आर। अब एक बार चेक करो, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। केस 3 स्पेशली याद रखना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अंदर भी कई बार के क्यू बाय आर ले लेते हैं, लेकिन वो रिजल्ट कंडक्टर के लिए सही है, नॉन कंडक्टर के लिए नहीं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट, तो हमने ना पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू रिंग और ड्यू टू स्फेयर्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, रॉड की वजह से भी पोटेंशियल ले सकते हैं, लेकिन ठीक है वो इतना दूर हम नहीं जाएंगे। चलो एक और ड्यू टू रॉड भी देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है ना। मान लो एक तुम्हारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, सपोज इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इससे x डिस्टेंस पर कोई p पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब मुझे पोटेंशियल पॉइंट की वजह से निकालना आता है, तो मैं क्या करूँगा,
इस रॉड का एक माइक्रोस्कोपिक लेंथ लूँगा dl एट डिस्टेंस l, जो डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही होगी और थीटा एंगल यहाँ होगा, और रॉड के एक्सट्रीम्स मान लेता हूँ मैं, ये वाला एक्सट्रीम एंगल बना रहा है α1 और ये वाला एक्सट्रीम सपोज एंगल बना रहा है -α2, ठीक है। अब इस रॉड, इस माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल होगा, इट इज KQ। मान लो यहाँ पर इस पर टोटल चार्ज है DQ, चार्ज DQ अपॉन R ये डिस्टेंस है, ठीक। अभी मैं इसको लिख सकता हूँ K लैम्डा DL अपॉन R, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो DQ को हम लैम्डा DL लिख सकते हैं, ठीक। अब लेकिन यहाँ पर समस्या है, अगर मुझे इंटीग्रेट करना होगा ना, तो देखो DL भी वेरिएबल है और R भी वेरिएबल है, तो इनको एक सिंगल वेरिएबल में मुझको रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। तो DL का तो मैं कैसे साफ करता हूँ, देखो इसमें इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो x tan थीटा इक्वल टू L, x कांस्टेंट है, दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, x को बाहर करो, tan थीटा इक्वल टू d बाय डी थीटा ऑफ L, ठीक है। ये हो जाएगा x sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू dl बाय डी थीटा। तो हम dl की जगह पर तो लिख लेंगे x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमको r को बदलना है। इसी ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हम r को लिख सकते हैं x अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास r इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन कॉस थीटा, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x sec थीटा, ठीक है। तो ये सब्सटीट्यूशन हमको यहाँ पर लगाने हैं, तो हम लिखेंगे dv इक्वल टू k लैम्डा, हमारे पास था dl अपॉन r, ठीक है। हमने dl को रिप्लेस कर लिया बाय x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और r को रिप्लेस कर लिया बाय x sec थीटा। ये दोनों सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पर लगा लेते हैं, x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन x sec थीटा। तो x से x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और एक sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अरे लेकिन ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हम इसको यहीं पर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि sec थीटा का इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स होता है, वो आउट ऑफ वो मैथ्स के केस में चला जाएगा। तो अभी हम इसको यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद sec थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट कर लेंगे -α2 से α1, तो फिर वो आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको अभी बस यहीं पे छोड़ देते हैं, तो इसको भी छोड़ देते हैं। ये नीट में इस लेवल तक का नहीं आता और मैथ्स के टॉपिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको यहीं तक छोड़ रहे हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, मतलब 3 मार्क्स का तो ये डेरिवेशन है, 2 मार्क्स का इसके साथ इसी पे बेस क्वेश्चन को इन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम कंडीशन को डिफाइन कर लेते हैं। ये है x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस। सपोज यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव q डायपोल का, है ना, हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। ये पॉइंट को हम a नाम दे देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं -a, 0। यहाँ पर हम +q ले लेते हैं डायपोल का, b नाम इसको दे देते हैं,
ए कॉमा जीरो। ध्यान रखना है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ ये 5 मार्क्स के लिए सीबीएसई में है क्वेश्चन। अब इसके सेंटर से मतलब 0,0 से कोई r डिस्टेंस दूर P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो P पॉइंट पर पोटेंशियल एक तो नेगेटिव Q की वजह से भी होगा, ये डिस्टेंस सपोज हम r1 मान लेते हैं, और प्लस Q की वजह से भी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी इसलिए हमको वेक्टर वेक्टर का यूज नहीं करना। सुने, अब P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो एक तो प्लस Q की वजह से है और एक माइनस Q की वजह से। ठीक है, प्लस Q की वजह से हो जाएगा KQ अपॉन R2। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई Q चार्ज से R2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा KQ, और ये एंगल हम मान लेते हैं सपोज थीटा, तो KQ R2 और माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस KQ अपॉन R1, ये हो जाएगा माइनस KQ अपॉन R1। ठीक है, ये P पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अब हमारी समस्या ये है कि क्वेश्चन में हमको R और थीटा दे रखा है, लेकिन R1 और R2 तो नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, B से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे ऑन OPN। ठीक है ना, और इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, और A से तो OP एक्सटेंडेड पर हमने A से परपेंडिकुलर प्लॉट किया M पर तक, है ना। तो हमने क्या किया, ड्रॉ BN परपेंडिकुलर ऑन OP एंड AM परपेंडिकुलर ऑन OP, है ना। हमने यही किया ना, OP पर B से एक परपेंडिकुलर डाला हमने N, जो N पर इंटरसेक्ट करता है, और OP एक्सटेंडेड पर हमने A से एक परपेंडिकुलर डाला विच इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट M। ठीक है, अब सुने एक बात, ये जो ट्राइंगल है ना BNO, हमने क्या ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल BNO। इसमें अगर देखो ये डिस्टेंस तो A है ना, और हम क्या कर रहे हैं ON फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम कॉस थीटा लगाएं तो इट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब ON का वैल्यू आ जाएगा A कॉस थीटा। तो ध्यान से समझना, मैंने इस ON का वैल्यू निकाल लिया है A कॉस थीटा। सिमिलरली तुम ये दूसरा ट्राइंगल देखो AMO, इसके अंदर भी देखो ये थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, राइट ट्राइंगल BO AMO। इसके अंदर अगर हम कॉस थीटा देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ से OM का वैल्यू आ जाएगा A कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने ये वाला भी जो डिस्टेंस है ना, कलर से मैं चेंज करके बता देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये A कॉस थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सुने, अब डायपोल तो है ना बहुत छोटे होते हैं, हमने डायपोल की डेफिनेशन में देखा ना, इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लाइंग एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये भी मैंने थोड़ी बड़ी बनाई। अब ये R डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट था, हमने ये R1 था हमारे पास, ये R2 था, और ये था हमारे पास R1। ठीक है, हमने ये परपेंडिकुलर डाला N पर, और ON को हम बोल रहे थे A cos थीटा, और इसको हम बोल रहे थे, यहाँ से परपेंडिकुलर M डाला, और OM हमारे पास था A cos थीटा। ठीक है, अब सुनो, ये जो है ना R2, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PN मान सकता हूँ। मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे आगे बताता हूँ। मैंने वहाँ पर क्या किया, ये हमारे पास डायपोल था -Q + Q, ये हमारे को R डिस्टेंस पर
P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस थी हमारे पास R2, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, बहुत डायग्राम गलत बना, एक मिनट इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। -q + q r थीटा, ये डिस्टेंस हमारे पास है R2, हमने परपेंडिकुलर डाला जो n पर इंटरसेक्ट करता है। अब मैं बोल रहा हूँ मैं R2 को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Pn मानूंगा। देखो अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटी है ना, तो ये जो हमारे पास R है, R2 है, वो लगभग Pn के इक्वल होगी। अब Pn किसके इक्वल है? ON OP माइनस ON के, ठीक है। OP में से ON सब्ट्रैक्ट करोगे तो Pn मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं R2 is approximately equal to Pn which is equal to OP minus ON। OP हमारे पास R और ON हम A cos थीटा लाए थे, ठीक है। इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ ये R2 था, R1 था, इसको हमने एक्सटेंडेड करके यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो मैं ऐसे ही R1 के लिए भी बोल सकता हूँ R1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PM विच इज इक्वल टू OP प्लस OM, उसको मैं लिख सकता हूँ R प्लस A cos थीटा, ठीक है। तो ये दो हम जो लाए हैं अप्रॉक्सीमेशन, इसको हम यूज़ करेंगे। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल हमने बोला था, एक तो पॉजिटिव Q की वजह से KQ/R2 और नेगेटिव Q की वजह से -KQ/R1, ठीक है। तो ये था हमारे पास KQ/R2 को हम लिख सकते हैं R माइनस A cos थीटा माइनस KQ/R प्लस A cos थीटा। एक बात और अच्छी तरह समझना, क्या कि तुमको पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट यूं है, ये R और P के बीच में जो एंगल बन रहा है इट इज थीटा, इसलिए हमने R को इस तरफ लिया ताकि हम P और R के बीच में बनने वाला एंगल पता कर पाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर P कितना है? P इक्वल टू Q इंटू 2A और डायरेक्शन उसकी क्या है? I कैप। अभी हम अगर इसको x एक्सिस मान रहे हैं तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास P पर पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। अब इसमें से देखो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम KQ कॉमन निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे। तो हमारे पास VP इक्वल टू है, हमारे पास KQ/R माइनस A cos थीटा माइनस KQ/R प्लस A cos थीटा। इसमें से हम KQ कॉमन निकाल लेते हैं, 1/R माइनस A cos थीटा माइनस 1/R प्लस A cos थीटा, ठीक है, ओके। इसमें से हम एलसीएम ले लेंगे R माइनस A cos थीटा का और R प्लस A cos थीटा का, फिर ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स R प्लस A cos थीटा और इधर आ जाएगा माइनस R प्लस A cos थीटा, ठीक है। R R कैंसिल, KQ इंटू 2A cos थीटा दोनों ऐड हो गए और नीचे A माइनस बी और A प्लस बी का यूज करके हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल एट P। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और करेंगे। अभी मैंने आपको बताया 2A इंटू क्यू को मैं P लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ओके। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखो, अभी हमारे पास क्या आ गया? P पर पोटेंशियल KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब है ना, तुमको पता है कि कोई भी दो वेक्टर हो A और B, उनका डॉट प्रोडक्ट जब खुलता है तो वो खुलता है
ए बी कॉस थीटा से। तुम्हें यहाँ पर नजर आ रहा है एक वेक्टर पी और एक कॉस थीटा, तो यानी एक वेक्टर और कॉस थीटा तो है, दूसरा वेक्टर का यहाँ पर मैं वैल्यू 1 ले सकता हूँ। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई, के पी इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। अब 1, देखो ये थीटा एंगल किस किस के बीच में है, ये थीटा एंगल पी और आर के बीच में है, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा भी इसको लिख पाऊंगा ना, मैं इसको लिख सकता हूं के पी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ आर कैप, ठीक है। आर का यूनिट वेक्टर लगा दो, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको तुम्हारे को अलग अलग फॉर्मेट बता रहा हूँ। और फिर एक चीज और, अगर मैं मानूं जो कि होता है कि आर बहुत बड़ा होता है ए से, तो हम ए को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमको पता है आर कैप कैसे बनता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वीपी को मैं लिख पाऊंगा के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये अलग अलग रिजल्ट हैं जो तुमको याद रखने होंगे, ठीक है। जैसे एक तो ये रिजल्ट याद रखना होगा तुम्हें, जनरली वो इसी से काम चल जाएगा, वो डेरिवेशन यहीं तक पूछेगा। बाकी हम इसको आगे यहाँ तक भी ला सकते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको स्किप मत करना, ठीक। अब हमारे पास देखो क्या है, पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज के पी कॉस थीटा अपॉन, अभी अप्रॉक्सीमेट केस में लूँ तो आर स्क्वायर। मैं बोल सकता हूँ वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जबकि एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायपोल की वजह से, है ना, तुमको पता है ना, एक अगर क्यू पॉइंट से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना हो तो इट इज के क्यू बाय आर, लेकिन अगर एक डायपोल की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना हो तो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। एंड यहाँ पर ये तो क्या है, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अभी हम स्पेशल केस देखते हैं। नंबर 1, अगर मैं एक्सियल लाइन पर देखूं, ऑन एक्सियल लाइन, देखो एक्सियल लाइन हम किसको बोलते हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली, डायपोल के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। तो अगर आर यहाँ पर आ जाए तो तुम देखो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर तुमको पी पॉइंट यहाँ पर मिले तो उस केस में देखो, और कॉस 0 होता है 1, तो एक्सियल पर पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर तुम उस वाले फॉर्मूले का यूज करो पूरा, हमारे पास एक फॉर्मूला और भी है ना, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो उस केस में ये एग्जैक्ट ये भी हो सकता है के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तुमको है ना, एक्चुअली बोर्ड में क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आएंगे, तो इसलिए क्योंकि ए जनरली वो तुमको शॉर्ट देगा बहुत। तो एक तो ये केस हो गया। केस नंबर 2, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, हमको पता है डायपोल के चार्जेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो हम अगर यहाँ पर आर को इधर ले लें, यानी पी पॉइंट यहाँ पर आ जाए, तो देखो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री इज 0। तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, यानी इक्वेटोरियल लाइन पर वी ऑन इक्वेटोरियल इज 0। तो ये कुल मिलाकर के बात होगी हमारे पास। तो अभी देखो, इसमें कोई डाउट हो तो मुझको बताएं। क्लियर है? अभी तक हमने क्या देखा, स्फेयर्स की वजह से पोटेंशियल देखे, 3 केस एक साथ और एक सॉलिड स्फेयर का अलग।
उसके बाद हमने एक डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना सीखा। डायपोल की वजह से पोटेंशियल हमने देखा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर हमने उसके दो स्पेशल केस देखे। एक्सेल लाइन पर तो इट इज़ के पी बाय आर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट केस में, और अदरवाइज के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इक्वेटोरियल लाइन पर इट इज़ जीरो। ठीक है, इसके अलग अलग फॉर्मेट में अगर इसका वेक्टर फॉर्म एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसको वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में दिखाना हो तो के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, ये भी हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ तक देखो, चेक करो। सेकंड फॉर्मूला एक बार देखो, मुझको बताना सेकंड फॉर्मूला इसको बोल रहे हो क्या? अगर ये है तो यस लिखो, या पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दूं? ठीक है, मैं तुम्हें एक बार पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सुनो ध्यान से। हमारे पास एक डायपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर हमको पी पॉइंट दिया हुआ है। पी की जगह हम एम ले लेते हैं क्योंकि पी को हम यूज़ करेंगे। एम पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना था, तो हमने क्या किया, प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस ली मान लो R2, माइनस क्यू से इससे डिस्टेंस ली R1, तो हमारे पास पोटेंशियल आया के क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू अपॉन R1। अब क्या किया हमने, यहाँ से प्लस क्यू से एक परपेंडिकुलर डाला n, और ओ एन की डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली ए कॉस थीटा। इसी तरह से हमने इस एमओ को थोड़ा एक्सटेंड किया और माइनस क्यू से परपेंडिकुलर डाला ओ एम, और ये डिस्टेंस भी आ गई हमारे पास ए कॉस थीटा। तो हमने बोला भाई हम R2 को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम एन मानेंगे। अच्छा, एम तो यहाँ यूज़ कर चुके, तो इसको क्यू क्यू मान लेते हैं, नहीं क्यू तो चार्ज है, एस मान लेते हैं। तो ये हम एम एन के बराबर हो जाएगा, और एम एन जो है वो डिस्टेंस आती है तुम्हारे पास आर माइनस ए कॉस थीटा से ना। इस पूरी एम से लेकर ओ तक आर में से ए कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा। तो ऐसे ही R1 जो अप्रॉक्सीमेटली होगा वो हमने मान लिया एम एस के बराबर, और ये आर प्लस ए कॉस थीटा से मिलता है हमको ना। तो हमने क्या किया, पोटेंशियल को लिख दिया भाई के क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा और माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2kp 2k क्यू ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 2qa को हम लिख देते हैं p, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं के पी डॉट आर कैप। क्यों, पी वेक्टर डॉट आर कैप खुलता है वेक्टर पी, और आर कैप यूनिट वेक्टर है तो 1 कॉस थीटा। तो एक्चुअली हमने पी कॉस थीटा को लिख दिया आर डॉट पी डॉट आर कैप, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमने इसका अप्रॉक्सीमेट केस लिया। हमने बोला आर बहुत बड़ा हो ए से, तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम आर कैप को लिख पाते वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो वी इक्वल टू हो जाता के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। इस तरह से हम अप्रॉक्सीमेट केस लाए। फिर हमने इसके स्पेशल केस देखे। अगर तुम्हारे पास पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट पर हो तब यहाँ पर थीटा 0 डिग्री ले लेना, और कॉस 0 1 होता है। और फिर हमने इसके इक्वेटोरियल लाइन पर भी चेक किया, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होता है और कॉस 90 0 होता है, तो इसलिए पोटेंशियल 0 आ गया, और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली पोटेंशियल के पी अपॉन आर क्यूब आ गया।
चेक करके बताएं, कोई डाउट है क्या? ओके, अब कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हम चेक करेंगे। पहले तो डायपोल के देख लेते, फिर आपको स्पेयर के भी करने हैं। मान लो -q + q, ये डायपोल है, और हम सपोज कर लेते हैं 1 मिनट। देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं डिस्टेंस मैं अप्रोक्सीमेशन केस यूज़ करना सिखाना चाहता हूँ आपको। ओके, 1 मिनट। हम ऐसा करते हैं, एक डायपोल लेते हैं, उसका डायपोल मोमेंट है सपोज 2 × 10⁻⁻⁶। नहीं, चलो यहीं पे ले लेते हैं। मान लो ये सपोज रखा हुआ है हमारे पास -2 मिलीमीटर डॉट कॉमा, और ये रखा हुआ है 2 मिलीमीटर डॉट कॉमा, और एक पॉइंट है m, इसके कोऑर्डिनेट से मान लो -30 मीटर, -40 मीटर। इस पॉइंट पर हमको निकालना है पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक, तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको सॉल्व करने के लिए। इसमें देखो, मैंने वैल्यूज इस तरह से रखी कि मैं आर को है ना बहुत बड़ा बता पाऊँ ए से, तो वो हम अप्रॉक्सीमेट केस यूज़ कर सकते हैं, KP cos θ/r²। यहाँ पर तुमको मेन स्ट्रगल करना होगा एंगल निकालने में। ओ, मैंने चार्ज का वैल्यू तो दिया नहीं, सॉरी। चार्ज का वैल्यू तो दूं मैं पहले तुम्हें। यहाँ पर Q का वैल्यू ले लो आप 2 माइक्रोकूलम। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से कर लेना ना, 5 मार्क्स में आएगा। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, अब हम देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए हमें। सुने, हमको पता है कि यहाँ पर अगर देखूँ मैं 2a तो मेरे पास हो जाएगा 4 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू, अगर मीटर में कन्वर्ट करें 4 × 10⁻³ मतलब 0.004 मीटर, या सेंटीमीटर में अगर हम ले जाएं तो इट इज़ 4 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 सेंटीमीटर। और अच्छा, मीटर में दे रखा है मैंने, तो ठीक है, तो मीटर में तो ये बहुत छोटा है। हम देख सकते हैं कि आर कितना हो जाएगा, पहले हम आर निकाल लें। देखो, ये डिस्टेंस एक्स में कितनी है 30, और वाई में कितनी है 40। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 50। पाइथागोरस थ्योरम से तुम लगाते हो ना भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर कैसे निकालोगे? हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 30² प्लस 40², तो 900 प्लस 1600 स्क्वायर रूट ऑफ 2500, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 50 मीटर। ठीक, प्लस ये एंगल भी तुम निकाल सकते हो,
देखो ये वाला एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। क्यों? तुमको एक ट्राइंगल पता है ना, 4, 3, 5, ये होता है 37 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 53 डिग्री एंगल। एंगल हमको काउंट करना होता है ये P और R के बीच का एंगल, ठीक है ना, P और R के बीच का एंगल चाहिए, तो ये चाहिए तुम्हें। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 53 डिग्री, ठीक है, तो ये थीटा आ जाएगा। अब V इक्वल टू होता है KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। तुम यहाँ से देख सकते हो कि 50 जो है इट इज मच लार्जर देन 0.004, तो हम अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे। अब इसका डायपोल मोमेंट निकाल लो, Q इंटू डी। Q कितना है? 2 × 10⁻⁻6 और D कितना है? 4 मिलीमीटर, तो 4 × 10⁻⁻3। तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा हमारे पास 8 × 10⁻⁹, ठीक है, इतना कूलम मीटर। अब के हमारे पास, इसको हम आगे स्टेप में ले जाते हैं। हमारे को फाइंड आउट करना है V इक्वल टू KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब देखो थीटा है हमारे पास कॉस 180 माइनस 53 डिग्री, हमको पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और इवन मल्टीपल है तो कॉस 53 डिग्री, और कॉस 53 होता है 3/5, ठीक है। तो V इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 8 × 10⁻⁹ इंटू -3/5 इंटू 50 का स्क्वायर, इतना वोल्ट या जूल पर कूलम, ठीक। तो ये हमारे पास देखो हो जाएगा थ्री भी तो है, और 27 इंटू 8 216 नेगेटिव का इंटू, ये तो कैंसिल हो गए, ये है 2500 इंटू 5। तो अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुमको तो वैल्यू इस तरह से दी जाएगी जो आसानी से सॉल्व हो जाए, जूल पर कूलम। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू तुमको ये समझाने की कोशिश करी कि तुम थीटा कैसे लेते हो और अप्रॉक्सीमेशन केस कब यूज कर सकते हो। कोई डाउट हो तो बताओ। और तुम्हें अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया फॉर्मूले में, तो मैं एक और इजी क्वेश्चन भी दे सकता हूँ जिसमें तुम्हें एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करना हो, जिसमें लास्ट डिनोमिनेटर में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर भी हम यूज कर पाए। ओके, तुम्हें क्या इस पर बेस क्वेश्चन और चाहिए? नहीं तो खैर मैं शीट दे दूंगा, उसमें ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो हम आगे मूव करते हैं। और इससे पहले मुझे स्फीयर का भी चाहिए क्वेश्चन, तो स्फीयर का एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज है तो नॉन कंडक्टिंग है, टोटल चार्ज इस पर है 2 माइक्रोकूलम का। हमें 3 लोकेशन पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। नहीं, हमने क्या करा, एक स्मॉल क्यू चार्ज है -1 माइक्रोकूलम का, ये 3 अलग अलग जगह पर रखा जा सकता है। एक R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, इसके R इसकी सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूँ, नहीं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो तुम्हें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। 1 व्हेन R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और सेकंड व्हेन R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो पहला फर्स्ट वाला ट्राई करो, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है आपको। आपने देखो फर्स्ट वाला ट्राई कर लिया होगा, हम चेक करेंगे। देखिए
पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है चार्ज इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल कहाँ पर? 20 सेंटीमीटर पर। स्फीयर से 20 सेंटीमीटर पर जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाय आर से डिनोट होगा। अब देखो के कितना है? 9 इंटू 10⁻⁹। कैपिटल क्यू 2 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6। और स्मॉल क्यू कितना है? -10⁻⁻6 अपॉन आर है 20 सेंटीमीटर। तो इस इतना जूल, इसको हम चाहें तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा -2 से 2 कैंसिल और नीचे 10 और यहाँ पर 10 की पावर -1 ऊपर आके +1। तो 9 इंटू 10⁻⁻, -12 था -11 तो -2 जूल और -0.09 जूल। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, है ना। तो -1 तो ऊपर आके +1, ठीक है, -11। ठीक, चेक करें, कोई डाउट? क्लियर है? अगर कोई डाउट नहीं तो सेकंड वाला ट्राई करेंगे। सेकंड वाला ट्राई करें एक बार। सेकंड में देखो आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। अब हम हमारे पास जो है आर जो है इट इज़ 4 सेंटीमीटर, मतलब स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर बात हो रही है। तो अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी, और अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर क्यूब 3r² माइनस r²। ओके, तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो k मीन्स 9 इंटू 10⁻⁹, q मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻6, स्मॉल q मतलब -10 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्यूब 3 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ऐसा करेंगे। इसमें से देखें ये हमारे पास 18 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन, और यहाँ पर 10⁻⁻3 क्योंकि -1 बचेगा उसका क्यूब हो जाएगा। अब 3 इंटू 10⁻⁻2 -4 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, -2 का स्क्वायर हो गया और ये -1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 18, और यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम? 10⁻⁻2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 माइनस 0.04, तो 18 इंटू 10⁻⁻2, 3 में से 0.04 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 692, तो 2.96, ठीक है। अब 2.96 में 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो 723 और 692, ओके, तो 8 2 3 और एक 5, तो 1 2, तो ये टोटल मिलाकर तुम्हारे पास आ जाता है 53.28 इंटू 10⁻⁻2 या फिर 5.328 इंटू 10⁻⁻3, इतना जूल। चेक करो, कोई डाउट हो तो बताएं। ओके,
एक रिंग का क्वेश्चन भी हम लेते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास और है। मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसका रेडियस आर और इसके सेंटर से कोई एक्स डिस्टेंस दूर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस पर टोटल चार्ज क्यू है। क्यू है हमारे पास 2 माइक्रोकुलम, स्मॉल क्यू है -1 माइक्रोकुलम और रेडियस है रिंग की 10 सेंटीमीटर और ये रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर दूर। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ट्राई करें। रुको रुको, तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत टेढ़ा हो जाएगा, मैं इसको आसान कर देता हूँ। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं कुछ वैल्यूज चेंज कर देता हूँ ना। इसको मैं ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर और इसको ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। अब देखो आसानी से हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबे नहीं आएंगे, इजी आ जाएंगे। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। सुने, पोटेंशियल एनर्जी होती है Q इंटू वी और Q, और रिंग की वजह से पोटेंशियल होता है KQ/R। ठीक है ना। R ये डिस्टेंस है ये, और R होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो KQQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना। यहाँ पर अगर हम देखें आर को कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ इंटू कैपिटल Q इज 2 माइक्रोकुलम एंड स्मॉल q इज -10⁻⁻6 अपॉन r इज 5 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट कर लें तो इट इज़ 18/5 इंटू माइनस, और माइनस आगे आएगा और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, तो -3 10⁻⁻1 है ना। तो 12 और प्लस 2 11, ठीक है, -1 इतना जूल, या माइनस ये कितना हो जाएगा, बस 3 बचता ना, तो कितना हो जाएगा। चेक करें, कोई डाउट है क्या। अब देखो, क्योंकि 6 मिनट में नई कॉन्सेप्ट हम पढ़ नहीं सकते, तो एक न्यूमेरिकल और कर लेंगे, अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो,
एक स्फीयर है हमारे पास, कंडक्टिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब सारे चार्ज उसकी सरफेस पर है। Q का वैल्यू ले लेते हैं 2 माइक्रोकूलम और इसका रेडियस ले लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से कुछ दूरी पर दो पॉइंट हैं, एक M और N। M तक का डिस्टेंस है मान लो 20 सेंटीमीटर और N तक का डिस्टेंस है मान लो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्मॉल Q चार्ज है -1 माइक्रोकूलम का। मैं उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से M से N तक डिस्प्लेस करता हूँ। तो बताएं मैंने कितना वर्क डन किया होगा इस पॉइंट चार्ज को M से N तक लाने में, वर्क डन कितना है वो बताओ। ओके चलें, तुमने ट्राई किया होगा, चेक करते हैं। तुमको स्टार्टिंग में बताया था ना एक फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है अगर तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ला रहे हो। या तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी 11th में। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सुनिए मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ला रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होगा। अब यहां से यहां तक लाने में दो जने वर्क डन कर रहे हैं, एक तो मैं और एक प्लस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन जो कर रहा है। अब कंजर्वेटिव फोर्स जो भी वर्क डन करते हैं वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्ट पर करते हैं। तो वर्क डन माइनस डेल यू इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट भी देखा था और मैंने तुम्हें दूसरे तरीके से भी बता दिया। अब देखो फाइनली वो कहां पे पहुंचा, एन पर। तो हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल लोकेशन उसकी क्या है, एन, इनिशियल क्या थी, एम। ओके, तो अब पोटेंशियल एनर्जी होती है के क्यू क्यू अपॉन आर, एन का आर माइनस के क्यू क्यू अपॉन, क्योंकि स्फीयर की वजह से जो आर डिस्टेंस में बाहर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर, है ना। एक स्टेप मैं तुम्हें और बता देता हूँ, मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ ना, Q इंटू पोटेंशियल एट एन माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट एम। इसमें से Q को बाहर ले लूँ, पोटेंशियल एट एन माइनस पोटेंशियल एट एम। ठीक है, एक स्फीयर की वजह से बाहर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, एन तक का डिस्टेंस माइनस के क्यू बाय आर, एम तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो के क्यू क्यू तो हम बाहर निकाल सकते हैं, 1 एन तक का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलो, माइनस यहाँ तक का है 20 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदलो। तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू कितना था 2 और ये था -1। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू माइनस 10⁻⁻6 अपॉन, देखो ये 30 का जीरो और ये 10⁻⁻2 का, तो ये -1 हो जाएगा। और -1 को मैं बाहर, माइनस 10⁻⁻1 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो यहाँ होगा 1/3 -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर क्या सॉल्व हो गया, 18 इंटू 10⁻⁻2 10। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम आ गया 6, तो 2 माइनस, यहाँ पर एक नेगेटिव था हमारे पास, 2 माइनस 3, तो माइनस का 1 माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और 6 टाइम्स 3, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 जूल। इतना वर्क डन करना होगा भाई, चेक करें कोई डाउट है क्या। ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था, ठीक है, इस पर टोटल चार्ज थे 2 माइक्रोकूलम। इसके सेंटर से एम पॉइंट है 20 सेंटीमीटर अवे और 30 सेंटीमीटर अवे एक दूसरा पॉइंट है एन। हमें स्मॉल क्यू को एम से एन तक ले जाने में वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है।
तो ये फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये होता है Q इंटू फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इसमें से Q कॉमन ले लो, तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फीयर एट n माइनस पोटेंशियल एट m ड्यू टू स्फीयर। और हम जानते हैं कोई भी चार्ज स्फीयर से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है KQ बाय R, ओके। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू KQ अपॉन n तक की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर माइनस KQ, और m तक की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो इसमें से हमने KQ कॉमन ले लेना है, और 1/30 इंटू 10⁻⁻² माइनस 1/20 इंटू 10⁻⁻²। बस इसको सॉल्व कर दो, उतना जूल आंसर आ जाएगा। चेक करो क्या एक क्लियर हुआ? ओके, अब सुनो, तुम्हें कोई डाउट है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हाफ एन आवर क्लास और, अदरवाइज क्लास को एंड करेंगे। सर का PDF चैप्टर 1 का जो PDF है ना, मैंने, तुम अगर जाओगे अपने ऐप पर तो वहाँ पर है, शुरू में आता है फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में जाना, 12th वाला मैंने एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर मैंने चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ, है ना। तो चैप्टर 1 का वहाँ मिल जाएगा, और आज का अपलोड मैं कर दूंगा इसी जगह पर, है ना। चलो ठीक है, तो हम क्लास को एंड करेंगे आज।